गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन राजस्थान और उसमें भी जागीरदारी प्रथा के बारे में। इससे पहले हम मध्यकालीन राजस्थान के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं सैनिक संगठन, न्याय व्यवस्था, पर्यटन का प्रशासन, गाँव का प्रशासन, और अब हम डिस्कस करेंगे जागीरदारी प्रथा के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। मध्यकालीन राजस्थान, जागीरदारी प्रथा क्या थी दोस्तों? इसको हम सामंतवाद भी कह सकते हैं, सामंतवादी प्रथा भी कह सकते हैं। जब पहले राजा क्या क्या करता था, बौद्ध भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को, पंडितों को ज़मीन दान में देता था, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ वो उससे रेवेन्यू प्राप्त कर सकते थे, फसल प्राप्त कर सकते थे, उनका मालिकाना हक नहीं होता था। धीरे धीरे इस परंपरा में चेंजिंग हुई और आगे चल के ये जो बौद्ध भिक्षु या जो भी भूमि दान दी जाती थी उसमें अधिग्रहण की क्षमता दे दी, मतलब कि मालिकाना हक उनको दे दिया। जिनको दान में दी जाती थी ज़मीन, उनको मालिकाना हक राजा ने आगे चल के दे दिया। उसके बाद ये लोग जो थे धीरे धीरे पावरफुल होने लगे और इस तरह सामंतवादी प्रथा का स्टार्ट हुई। फिर ये अपने क्षेत्र में कानून बनाना और रेवेन्यू प्राप्त करना, कर लगाना आदि ताकतें इनको प्राप्त हो गई थी। तो राजस्थान में सामंतवादी प्रथा किस तरह की थी और जानते हैं। जागीरदार प्रथा एक भूमिदान से जुड़ी व्यवस्था है। सर्वप्रथम भूमि को दान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने शुरू की थी। जो सातवाहन शासक थे उन्होंने भूमिदान देना स्टार्ट किया था अपने बौद्ध भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को, और ऐसे ऐसे ही पूरे देश में शुरू हो गई थी। जागीरदार प्रथा को सामंतवादी प्रथा भी कहते हैं। ये हर्षकालीन भारत सामंतवादी भारत था। हर्षकाल में सामंतों का बहुत बोलबाला था। हर्षकाल जो हर्षवर्धन का राज था, और जो कर्नल जेम्स टॉड थे उन्होंने सामंतवादी प्रथा को इंग्लैंड की फ्यूडल प्रथा से कंपेयर किया था। लेकिन अब जब वो धीरे धीरे इसको पूरी तरह इसकी जांच पड़ताल की थी, इसमें पाया गया कि राजस्थान की जो सामंतवादी प्रथा थी, जागीरदारी प्रथा थी, वो फ्यूडल प्रथा ना होकर एक भाई बंधु और रक्त की एक प्रथा थी। इसमें हमारे राजस्थान में क्या होता था, जो राजा के जो भी निकट संबंधी होते थे उनको सामंत बनाया जाता था, उनको ज़मीनें दे दी जाती थी राज्य के बगल में, और राजा का काफ़ी सम्मान करते थे। राजा उस टाइम पर कुल का नेता होता था, और जो भी थे बच्चे कोचे जो राजा के सगे संबंधी थे उनको सामंत बना दिया जाता था। तो ये प्रथा थी राजस्थान में। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल काल का स्टार्टिंग होती है, राजस्थान में मुग़लों का प्रभाव स्टार्ट हो जाता है। सामंतों की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि सारे हक मुग़ल अपने पास रखते हैं राजाओं के। और अकबर ने उस टाइम पर टीका दौड़ प्रारंभ की थी। टीका दौड़ से क्या होता है कि जो मुग़ल राजा जिसको टीका लगाता था वही उस स्टेट का राजा बनता था। इस तरह सामंतवादी प्रथा बिल्कुल हमारे यहाँ वैल्यूबल नहीं रही थी मुग़ल काल में। तो और जान लेते हैं क्या है। राजस्थान की सामंत व्यवस्था रक्त संबंध को लिए भावना पर आधारित थी, क्योंकि यहाँ पर रक्त संबंध का मतलब सगे संबंधी चाचा ताऊ के लड़कों को ज़मीन दी जाती थी, सामंत बनाया जाता था। सामंतवादी व्यवस्था मुग़ल काल से पूर्व ठीक थी। राजा और सामंतों के बीच भाई बंधु का संबंध था, मैंने आपको बताया था। अकबर की टीका प्रथा से उत्तराधिकारी की मान्यता मुग़लों की इच्छा पर निर्भर हो गई थी। जब अकबर ने टीका प्रथा स्टार्ट की थी, इसका मतलब ये है कि जो मुग़ल राजा जिसको टीका लगाएगा वही उस स्टेट का राजा बनेगा। ये थी टीका प्रथा। किसने स्टार्ट की थी दोस्तों? अकबर ने। ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो थी दोस्तों जागीरदार प्रथा के बारे में छोटी मोटी डिटेल। अब बात करते हैं जागीरों के प्रकार, सामंतों के प्रकार, कौन कौन से जागीरदार हुआ करते थे। पहले थे ग्रासीय एवं भूमीय। ये है ग्रासीय, लिख लेना, ग्रासीय एवं भूमीय। ये कौन होते थे? ग्रासीय एवं भूमीय क्या थे? जो जागीरदार सैनिक सेवा के उपलक्ष्य में शासक के द्वारा दी गई भूमि की उपज को का उपयोग करते थे। जैसे किसी सामंत व्यक्ति ने राजा की सेवा की और उसके उपलक्ष्य में राजा ने उसको ज़मीन दे दी, उस ज़मीन की उपज का जो भी हिस्सा था वो रखता था, तो वो कहलाते थे ग्रासीय जागीरदार। ठीक है।
और भूमि कौन होते थे? भूमि वो होते थे जो बलिदान देते थे देश के लिए। सपोज करो मेवाड़ राज्य का कोई व्यक्ति है जिसने अपने जान जान न्यौछावर कर दी लड़ते हुए, तो उसके जो परिवार वाले थे उनको मिलती थी वो ज़मीन, तो वो कहलाते थे भूमिये। तो ये कहलाते थे ग्रासीय और भूमिये। ठीक है। अब है तनख्वाह जागीर। तनख्वाह तनख्वाह जागीर क्या होती थी? निश्चित सैनिकों के साथ सैनिक सेवा करने की शर्त के साथ ज़मीन दी जाती थी कि किसी व्यक्ति ने अपने 1000 सैनिक राजा को दिए, और ये शर्त रखी, ये कंडीशन रखी कि मैं 1000 सैनिक आपकी सेवा में हमेशा रखूँगा। तो उसके एवज में जो ज़मीन दी जाती थी तो वो कहलाती थी तनख्वाह जागीर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भूमि जागीर की। भूमि जागीर क्या थी? जो छोटे भूखंड होते थे, छोटी छोटी ज़मीन होती थी, तो वो क्या होता था, उनको नामात्र के भाड़े पे देता था राजा। छोटे छोटे भूखंडों को, ज़मीन के भूखंडों को राजा नामात्र के भाड़े पे देता था। और ये पुश्तैनी चलती थी कि बाप को दी तो बेटा, बेटा से बेटा, बेटा से बेटा, इस तरह ही चलती थी, परंपरा से बन जाती थी छोटी छोटी ज़मीनों की नामात्र के भाड़े पे। तो वो कहलाती थी भूमि जागीरें। क्या कहलाती थी दोस्तों? भूमि जागीरें। अलुफाती जागीरें। अलुफाती जागीरें क्या होती थी? जो राजपरवा की स्त्रियाँ होती थी, राजपरवा की जो स्त्री होती थी, उनको जीवन निर्वाह के लिए जो ज़मीन दी जाती थी वो कहलाती थी अलुपाती जागीरें। याद रखना आपको, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। तो अल्पातु जागीर क्या होती थी? जो राजपरवा की स्त्री होती थी उनको जीवन निर्वाह के लिए जो ज़मीन दी जाती थी वो कहलाती थी अल्पातु जागीरें। अब बात करते हैं इनाम जागीरें। विद्वानों पुरोहितों को दी जाने वाली ज़मीन कहलाती थी इनाम जागीरें। अब है सांसण। क्या है ये दोस्तों? सांसण। शासन क्या होता था? ऐसी जागीरें जो राजा द्वारा चारणों को और विद्वानों को दी जाती थी, क्योंकि राजा के दरबार में चारण, पुरोहित, इस टाइप के व्यक्ति होते थे जो राजा के लिए लेखन का कार्य करते थे। तो उनको जो ज़मीन दी जाती थी वो ज़मीनें शासन ज़मीन कहलाती थी। ठीक है। सामंतों को विशेष अधिकार। सामंतों को विशेष अधिकार दे रखे थे राजाओं द्वारा। वो क्या थे? जैसे कोई सामंत राज दरबार में प्रवेश होता था तो राजा उनको खड़े होकर उनका सम्मान करता था। तो इस परंपरा को कहते थे ताजीम। याद रखना, ताजीम क्या थी? सामंत का दरबार में प्रवेश होना, उसके बाद राजा का खड़ा होना उनके सम्मान के लिए, तो ताजीम कहलाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बापा साहब। बापा साहब क्या था? ताजीम के वक्त जब महाराणा कंधों पर हाथ रखता था तो उसको बापा साहब कहलाते थे। महाराणा खड़े हुए और सामंत के कंधे पर हाथ रखे तो ये कहलाता था भापा साहब। ठीक है। जो महाराणा के दाएं तरफ की वो जो बैठक थी, सिंहासन के दाएं तरफ की जो बैठक होती थी वो कहलाती थी बड़ी ओल। क्या कहलाती थी दोस्तों? बड़ी ओल। और बाएं तरफ की बैठक कहलाती थी कुंवरों की ओल। बड़ी ओल में बैठते थे दोस्तों जागीरदार, जिनको बनाया जाता था और जिन्हें उमराव भी कहा जाता था। और बाईं ओर बैठते थे दोस्तों राजपरवा के निकट संबंधी लोग। ठीक है। तो महाराणा की दाईं तरफ की कहलाती थी बड़ी ओल और बाएं तरफ की कहलाती थी कुंवरों की ओर। भांपा साहब वाले की तरह महाराज साहब का घुटना या दामन छूने पर महाराज साहब उसके कंधों पर हाथ लगाकर अपने हाथ को छाती तक ले जाते थे। इसे कहते थे हाथ का कुराव। भांपा साहब क्या था? मैंने आपको बताया था, कंधों पे, सामने के कंधों पर हाथ रखना भांपा साहब कहलाता था राजा के द्वारा। उसके बाद जैसे ही उसको और अगर स्वागत करना हो या और उसको सम्मान देना है तो राजा क्या करता था? राजा कंधे अपने सीने पर हाथ ले जाता था दामन छूने पर। महाराज साहब का जो घुटना है दामन छू जाता था, जो भी सामंत आते थे सम्मान में उसके झुकते थे, तो महाराज साहब वो हाथ उनकी छाती तक ले जाते थे। तो इसको कहलाते थे हाथ का कुराव। क्या कहलाते थे? हाथ का कुराव। जब चुने हुए सरदारों को अन्य सरदारों के ऊपर बैठते हों, जब चुने हुए सरदार को अन्य सरदारों के ऊपर बैठाते हों वो कहलाता है दोस्तों सिरे का कुराव। याद रखना, मेरे शायद मैंने लिखा नहीं है इसमें। जब कुछ चुने हुए सरदार और जो अन्य सरदार होते थे उनके ऊपर बैठाते थे या उनको ज़्यादा
अहमियत दी जाती थी, तो वो कहलाता था सिरे का कुराब। याद रखना, सिरे का कुराब। ये मैं आपको लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, आप लिख लेना सिरे का कुराब क्या था। प्रथम श्रेणी के सामंत अपने शासक का रुख का पास मिलने पर ही राज दरबार में उपस्थित होते थे। प्रथम श्रेणी के सामंत अपने शासक का रुख का पास मिलने पर ही राज दरबार में उपस्थित होते थे। उस ये प्रथा कहलाती थी सिरोपाव। क्या कहलाती दोस्तों? सिरोपाव। जो उच्च वर्गीय या ज़्यादा अधिकार वाले सामंत होते थे, जब राजा द्वारा सम्मान मिलने पर दरबार में उपस्थित होते थे, तो ये व्यवस्था कहलाती थी सिरोपाव। अब सिरोपाव कई प्रकार के थे दोस्तों, जैसे हाथी सिरोपाव, पालकी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, सादा सिरोपाव, कंठी दुपट्टा सिरोपाव। चलिए इनको बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है हाथी सिरोपाव। कौन सा? हाथी सिरोपाव। हाथी सिरोपाव में क्या होता था? यह सिरोपाव उनको मिलता था, यह सिरोपाव उनको मिलता था जो उच्च श्रेणी के सामंत होते थे। इसमें क्या होता था? इसमें नगद राशि के साथ कुछ कपड़े वगैरह भी दिए जाते थे। राजा द्वारा सामंत को कपड़े के साथ कुछ नगद राशि भी दी जाती थी। विवाह के समय ये राशि 849 रुपये थी। ठीक है। और महाराजा साहब के जो भाई बंधु, नज़दीकी भाई बंधु होते थे, उनको मिलती थी दोस्तों ये 1000 की राशि। सामान्य जो थे वो उनको मिलती थी, जो सरदार थे, जैसे राठौड़ के सरदार, मेवाड़ राजाओं के सरदार जो होते थे, उनको विवाह के मौके पर नगद राशि के साथ 849 रुपये, और क्या बोलते हैं उनको, जो निकट संबंधी थे राजा के, उनको मिलते थे 1000 रुपये। ठीक है। अब बात करते हैं पाल की सिरोपाव की। ये हाथी सिरोपाव दोस्तों पटवारी महीने में आ चुका है। पाल की सिरोपाव, इस सिरोपाव में क्या होता है दोस्तों? 472 रुपये मिलते थे सामंतों को। राजा द्वारा 472 रुपये दिए जाते थे सामंतों को सम्मान के तौर पर। और विवाह के मौके पर यह रकम दोस्तों 553 रुपये हो जाती थी। कितने रुपये? 553 रुपये हो जाती थी। ठीक है। अब बात करते हैं घोड़ा सिरोपाव की। घोड़ा सिरोपाव क्या होता था? इसमें साधारण तौर पर 240 रुपये दिए जाते थे राजा के द्वारा सामंतों को या जागीरदार को सम्मान के तौर पर। और विवाह के मौके पर दिए जाते दोस्तों ये 340 रुपये। ठीक है। अब बात करते हैं कंठी दुपट्टा सिरोपाव की। कंठी दुपट्टा सिरोपाव, इसकी प्रथम श्रेणी में मिलते थे 75 रुपये। मतलब ज़्यादा सम्मान देना हो राजा को सामंत के लिए, तो कंठी दुपट्टा सिरोपाव में तो 75 रुपये देता था। और द्वितीय श्रेणी में देते थे वह इसमें 60 रुपीज़। और लास्ट के दर्जा मिलता था उसको मिलते थे 45 रुपये। ये कहता कंठी दुपट्टा सिरोपाव था। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें साथ में लिखा नहीं है, दो अन्य और बता देता हूँ दोस्तों। इसमें कड़ा, मोती, दुसाला एवं मदील सिरोपाव, जिसको बोलते थे जरीदार पगड़ी सिरोपाव। लिख देता हूँ, कड़ा, मोती, दुसाला और मदील सिरोपाव, इसको बोलते हैं हम जरीदार पगड़ी सिरोपाव। इसमें क्या था? प्रथम श्रेणी के वालों को मिलते थे 121 रुपये। कितने? 121 रुपये। द्वितीय श्रेणी वालों को मिलते थे 85 रुपये। द्वितीय श्रेणी वालों को मिलते थे 85 रुपये, और तृतीय श्रेणी वालों को मिलते थे इसमें 65 रुपये। ठीक है दोस्तों। एक है कड़ा दुसाला सिरोपाव, इसी में से निकला है। कड़ा, मोती, दुसाला सिरोपाव में से कड़ा और दुसाला, इसमें कोई श्रेणी क्रम नहीं बना रखा था, सीधे 37 रुपये राजा द्वारा सामंत को दिए जाते थे। तो इस तरह की व्यवस्था थी, सामंतवाद व्यवस्था थी राजस्थान में।
किस तरह राजा द्वारा सामंतों का सम्मान किया जाता था, किस तरह उनसे उनका उपयोग किया जाता था, ये हमने अब तक डिस्कस किया। और क्या क्या उनको सामंतों को अधिकार दे रखे थे, विशेष अधिकार दे रखे थे। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इनका श्रेणी क्रम। राजस्थान में सामंत की 3 श्रेणियाँ थी सामान्य तौर पर। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम में, मेवाड़ के, मारवाड़ के, कोटा के, जैसलमेर के जो सामंतवाद व्यवस्था थी उनका श्रेणी क्रम किस तरह का था। जो मेवाड़ था वहाँ पर 3 प्रकार की श्रेणी क्रम था। जो पहला कहलाता था, इनको कहा जाता था उमराव। और प्रथम श्रेणी में सामंत, जो प्रथम श्रेणी के सामंत थे उनको कहा जाता था 16। क्या कहा जाता दोस्तों? 16। प्रथम श्रेणी के सामंतों को 16 कहा जाता था। द्वितीय श्रेणी के सामंतों को 32 कहा जाता था। और तृतीय श्रेणी के सामंतों को गोल सामंत कहा जाता था। अब ये सारी व्यवस्था जो थी वो कहलाती थी मेवाड़ में अमरशाही रेख व्यवस्था। सामंतों को बांटना उनके अधिकार के आधार पर, उनके सम्मान के आधार पर, ये अमरशाही रेख व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, ये था अपना मेवाड़ के। मारवाड़ में इनको कहा जाता था सामंतों को राजवीस। मारवाड़ में जो राजवीस थे वो कौन होते थे? जो मारवाड़ में जो राजवीस होते थे वो निकट संबंधी, राजा के जो निकट संबंधी होते थे। मारवाड़ में सामंत राठौड़ों का राज था, और राठौड़ों में जो राजा के जो निकट संबंधी होते थे उनको कहलाते थे राजवीस। जो राजवीस जो सामंत थे वो हुक्मनामा और चाकरी से मुक्त थे। राजा द्वारा जो हुक्म दिए जाते थे, जो चाकरी करवाई जाती थी, उनसे मुक्त रखा जाता राजवीसों को, क्योंकि ये राजा के परिवार के सदस्य होते थे। और दूसरे होते थे दोस्तों सरदार। सरदार कौन होते थे? जो राज परिवार के अतिरिक्त होते थे, जो राठौड़ सरदार होते थे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर राठौड़ सरदार थे जो राज परिवार के थे, राजवीस। उसके अलावा जो सरदार, जो जागीरदार बनाए जाते थे, उनको कहते थे सरदार। अब बात करते हैं मुत्सद्दी की। कौन सा? मुत्सद्दी। ये क्या होता था? ये एक अधिकारी वर्ग था जो राजा के दरबार में जो अधिकारी होते थे, मैंने आपको बताया था परगना प्रशासन और गांव प्रशासन में और केंद्रीय प्रशासन में अधिकारी वर्ग को डिस्कस किया था। तो जो अधिकारी होते थे उनको राजा जागीर देता था। जिन अधिकारियों को जागीर प्राप्त हो जाती थी उनको वो कहलाते थे मुत्सद्दी सामंती। एक है गनायत। गनायत वो सामंत होते थे जो अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हों। जैसे कि मारवाड़ की शाखा थी राठौड़, तो राठौड़ के अलावा जो वहाँ पर जो सरदार होते थे, जैसे कि सिसोदिया के रहे हैं या कछवा के सरदार रहे हों, तो वो कहलाते थे दोस्तों गनायत। ठीक है, आगे चल। अन्य की बात करें, वैसे ये इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो जयपुर में थे, जागीर चलाने की जो प्रथा थी वो कहलाती थी कोटड़ी। क्या कहलाती थी? कोटड़ी। ये शुरू की थी महाराजा पृथ्वी सिंह के 12 पुत्र थे। पृथ्वी सिंह के 12 पुत्र थे और स्थायी जागीर चलाई जिसे कोटड़ी कहा गया था। याद रखना कौन थे? पृथ्वी सिंह। और जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटड़ी में किया गया है। सामंतों का वर्गीकरण किया गया है जिसमें किसमें किया गया है? 12 कोटड़ी में, कि 12 पुत्र थे, उसी के आधार पर किया गया है। और जो 13वीं थी वो थी गुर्जरों की कोटड़ी। कछवा राजवंश में जयपुर में 12 कोटड़ी थी। राजा पृथ्वी सिंह द्वारा शुरू की गई थी 12 पुत्रों के लिए। और जो 13वीं कोटड़ी और एक और थी उसको कहते थे गुर्जरों की कोटड़ी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोटा में 2 श्रेणियाँ थी दोस्तों। एक कहलाते थे देश के जागीरदार, और दूसरे थे दोस्तों दरबार के जागीरदार। दूसरे थे दरबार के जागीरदार। पहले थे देश के जागीरदार, दूसरे थे दरबार के जागीरदार। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और है लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, और तो कहीं इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। जो थी, क्या बोलते हैं उसको, जैसलमेर रियासत में
सिलसिला शुरू किया था। भाटी जो रावल थे, हरराज ने, किसने? हरराज ने सामंत व्यवस्था स्टार्ट की थी, हरराज ने। और उन्होंने इसको श्रेणी क्रम में बांटा था। तो इसमें दो श्रेणी थी, एक कहलाती थी डाबी। क्या कहलाती थी दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुका है। डाबी, जो डाबी थी दोस्तों वह कहलाती थी बाईं ओर की बैठक। कौन सी? जो राज दरबार में जो बाईं ओर की बैठक थी वो कहलाती थी डाबी। और एक थी जीमनी। जीमनी होती थी दाईं ओर की बैठक। ठीक है जी। और मारवाड़ के जो प्रथम श्रेणी के सरदार थे उनको कहा जाता था सिरायत। क्या कहलाता था? सिरायत। ये बस इतना ही। चलिए और आगे चलते हैं। ये ना मैंने आपको बता दिया है, भाटी रावल की बाईं तरफ मारवाड़ सिरायत। अब बात करते हैं इनके उत्तराधिकारी शुल्कों के बारे में। राजा द्वारा कौन कौन से शुल्क इनसे लिए जाते थे? ठीक है। जब नया सामंत आता था, जैसे कोई पुराना सामंत मर जाता था तो उसकी जगह उसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। तो राजा जो उस उत्तराधिकारी से शुल्क लेता था। किस बात के लिए? तलवार बधाई शुल्क बोलते थे उसको। कौन सा शुल्क बोलते थे? तलवार बधाई का शुल्क। और ये स्टार्ट किया था मोट राजा उदय सिंह ने। किसने किया था? मारवाड़ के मोट राजा उदय सिंह ने। जिसे कैद खालसा, नज़र या नजराना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नज़र या नजराना। लेकिन जोधपुर रियासत में इसे कहा जाता था दोस्तों पेशकशी। क्या कहा जाता था? पेशकशी। क्या आपको राजा बना, आपको गद्दी दी जा रही है, आपको उत्तराधिकारी नियुक्त किया जा रहा था, उसके लिए आपकी क्या पेशकशी है? ठीक है। महाराजा असीम सिंह ने एक हुक्म और जारी किया और इसी पेशकशी के साथ एक और जोड़ दिया कर, जिसको बोलते थे तागिरात। क्या बोलते थे? तागिरात। ठीक है। जो तागिरात था या नजराना था वो राजस्व का 1/7वां हिस्सा राजा को दिया जाता था जब उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था या तलवार बधाई शुल्क लिया जाता था, जिसको नजराना या पेशकशी कहा जाता था। वो जो कर था, जागीर का जो रेवेन्यू था, उसका 1/7वां हिस्सा राजा उनसे लेता था। ठीक है। राजा सामंतों से अन्य कर भी लेता था। ये नहीं कि यही कर लेता था, अन्य कर भी जो राजा सामंतों से लेता था। तो वो कौन कौन से थे? एक है न्योत बराड़। कौन सा? न्योत बराड़। ये क्या होता था? जब सामंत या जागीरदार की जब शादी होती थी परिवार में, तो उसके उपलक्ष्य में राजा उनसे ये कर लेता था। और जो सामंत थे इसी कर को जनता पर लाद देते थे, जिसे बोलते थे चबरी कर। चबरी कर क्या आता था? सामंत द्वारा लगाया गया जनता पर कर। और न्योत बराड़ कर क्या था? राजा द्वारा सामंत पर लगाया गया कर विवाह के मौके पर। ठीक है। दोनों में अंतर है। अब बात करते हैं गनीम बराड़ की। गनीम बराड़ कर क्या था दोस्तों? युद्ध के समय सामंत से लिया जाता था राजा द्वारा। गनीड़ बराड़ क्या था? युद्ध के समय सामंत से राजा द्वारा जो कर लिया जाता था वो गनीड़ बराड़ कहलाता था। अब बात करते हैं घरकुंती बराड़ की। घरकुंती बराड़ क्या था? यह घर का करता था। घर का कर था। राजा द्वारा जब घर बनाया जाता था या सामंत द्वारा जब घर बनाया जाता था, उसके उपलक्ष्य में जो कर लिया जाता था वो कहलाता था घर का कर या घरकुंती बराड़। और कृषि के संबंध में जो कर लिया जाता था वो कहलाता था हल बराड़। ठीक है। न्योत बराड़ रेवेन्यू का जागीरदार की जो रेवेन्यू थी उस जागीर की, उसका 1/10वां हिस्सा होता था। विवाह के मौके पर जो कर लिया जाता था न्योत बराड़, तो वो 1/10वां हिस्सा होता था जागीरदार की जागीर का। तो इस वजह से इस कर को दसोद कहते थे। 10वां हिस्सा होता था, इसलिए इसको कहते थे दसोद। ठीक है। सामंतों को जागीर की उपज का वार्षिक अनुमान रेक कहलाता था। जो सामंतों की जागीर होती थी उसमें क्या होता था? राजा एक वार्षिक अनुमान लगा देता था कि भाई इस जागीर की इतनी रेवेन्यू हो सकती है, इतना राजस्व हो सकता है
या इतना फसल मतलब इसमें हो सकती है, तो वो कहलाती थी रेख। जो अनुमान था वो कहलाती थी रेख। अब ये जो रेख थी ये दो प्रकार की थी, एक पट्टा रेख और भरतू रेख। एक पट्टा रेख क्या होती थी, जब राजा जागीरदार को जागीर देता था या ज़मीन देता था, तो उसमें शासक द्वारा दिए गए पट्टे का उल्लेख होता था। दिए गए जो पट्टा दिया जाता था उसके बारे में उल्लेख होता था, कितनी इसका अनुमान है, कितना इसका वार्षिक आय हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें पट्टे में, पट्टे देने पर देते टाइम लिखी होती थी, तो वो कहलाती थी पट्टा रेख। और एक है भरतू रेख। भरतू रेख क्या थी, भरतू रेख में जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर, भरतू रेख क्या थी दोस्तों, जब जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर कि भाई पट्टा लेख में, रेख में ये सब चीज़ें लिखी होती है कि इस जागीर की इतनी रेवेन्यू है, इतनी आय होगी, तो उस आय के आधार पर जब जागीरदार राज्य को, राज्य के जो खजाने में या राज्य को जो पैसा देता था, वो कहलाती थी भरतू रेख। ठीक है, पट्टा रेख और भरतू रेख आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो जो राजा द्वारा जागीरदार को जो ज़मीन दी जाती थी या जागीर दी जाती थी, उसकी जो रेवेन्यू का कुल टोटल निकाला जाता था, उसको पट्टा रेख कहा जाता था। उस कुल टोटल के आधार पर जब जागीरदार राजा को जो खजाने में पैसे भेजता था, वो कहलाती थी भरतू रेख। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जागीरदारी प्रथा, जागीरदारी सामंतवादी प्रथा राजस्थान की, किस तरह इसमें ये सारे कार्य हुए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे हिसाब से ये मध्यकालीन राजस्थान आज कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।